दोस्तों देखिए, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 3 जो हमारा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। तो इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम आप लोगों को आज विस्तृत रूप से बताएंगे। इसके बाद जो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग बारी बारी से अच्छी तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है चर। तो देखिए, चर होता क्या है। गणित में जो लेटर्स होते हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं A to Z, जिनका हम यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती उसका मान क्या होता है, जिसका मान हम निकालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, चर। ठीक है, चर वो होता है जिसका मान हम ज्ञात करते हैं, जिसका मान हमें मालूम नहीं होता है। जनरली हम A to Z तक, A से लेकर Z तक जितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के, उसका जो हम यूज करते हैं मैथ्स में, वही क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए, एक हम व्यंजक ले रहे हैं x+3। ठीक है, इसमें दो पद है, तो x का मान हमको पता नहीं है, 3 का वैल्यू सबको पता है, 3 का वैल्यू 3 ही है। तो x का मान हमको नहीं पता है, इसका मान हम निकालते हैं। तो x क्या है, x एक चर है, लेकिन जिसका मान हमको कंफर्म पता होता है वो क्या होता है, अचर। ये है अचर। ठीक, तो समझ में आया। जिसका मान हम लोग निकालते हैं वो होता है चर, और जिसका मान हमें पता होता है वो क्या होता है, अचर। जैसे देखिए, एक हम समीकरण ले रहे हैं, रैखिक समीकरण x+2 = 0। ठीक, तो इसमें चर क्या है, x। इसका मान हमको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2 जब पक्षांतर होता है तो इधर आने पर क्या हो जाता है, -2। तो x की वैल्यू कितनी हमको पता चल गई, -2। तो चर का मान हम रैखिक समीकरण हो या कोई भी समीकरण हो, पक्षांतर करके ही हम उसको जो है प्राप्त करते हैं। अगर द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है तो उसको हम गुणनखंड करके निकालते हैं, रैखिक है तो हम पक्षांतर करके निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है, इसमें हमको पढ़ना क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। देखिए, यहाँ जो हम आप लोगों को एग्जाम्पल बताए हैं, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या होते हैं, समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। आपने देखा इधर बायां पक्ष, बाएं पक्ष में क्या था, x+2, और जो दाहिना पक्ष था इसमें क्या था, 0। ठीक है, तो जब बायां और दायां पक्ष रहेगा तभी वह समीकरण बनता है। अगर इसमें केवल एक ही पक्ष रहे तब ये समीकरण नहीं हो जाता, तब ये क्या हो जाता है, बहुपद। ठीक है, तो हमको पढ़ना क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग क्या होते हैं, जिसमें दो चर, इसमें देखिए केवल एक ही चर है, x। जैसे आप एग्जाम्पल एक देख लीजिए, 2x + y = 0। ठीक है, तो इसमें पहला चर हमारा x है और दूसरा चर क्या है, y। तो ये दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण, रैखिक से क्या अभिप्राय है, रैखिक। देखिए, जो समीकरण युग्म होते हैं उसमें जो चर होते हैं उसकी अधिकतम घात 1 होती है। मतलब यहाँ जो चर x है और y है, इसकी घात केवल 1 ही रहेगी। अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तब वो रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा समीकरण है ये हमारा रैखिक समीकरण है, वो भी कितने चर वाला है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन हमको किसके बारे में पढ़ना है, युग्म के बारे में। युग्म माने क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, तो जोड़ा में हमेशा दो वस्तुएं होती हैं। जैसे आप चप्पल लेने जाते हैं तो सिंगल चप्पल तो आपको मिलता नहीं होगा, जब भी मिलेगा वो जोड़ा ही मिलेगा। तो यहाँ हमको युग्म यानी जोड़ा के बारे में पढ़ना है, तो हमको हमेशा दो समीकरण चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण हो गया 3x + y = 5। ठीक है, तो ये दो समीकरण हो गए और दोनों रैखिक समीकरण हो गए। तो ये जो दोनों समीकरण है ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। अब इन्हीं दोनों समीकरणों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है आगे। तो देखिए, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनका व्यापक रूप वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उनका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, उसको हम लिखते हैं a1x + b1y + c1 = 0। और दूसरे वाले समीकरण को लिखते हैं a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, यहाँ देखिए जो a1, b1 और c1, a2, b2 और c2, ये जो है ये क्या है, ये चर के गुणांक है। ठीक है, ये चर के गुणांक है। c1, c2 ये अचर पद है हमारा, और b2, a2, a1 और b1, a1 जो है x का गुणांक है, a2 x का गुणांक है, b1 जो है ये y का गुणांक है, और b2 जो इधर
दूसरे समीकरण के y का गुणांक, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, और बाकी x y ये तो आप लोग जानते हैं, ये चर है। तो जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका व्यापक रूप यही होता है, इसी प्रकार से हम समीकरणों को लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो अगला हमारा टॉपिक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफ पे किस प्रकार से दर्शाते हैं। देखिए, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसको हम ग्राफ पे किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो देखिए, जो ग्राफ होता है, ग्राफ पर हमेशा दो ही अक्ष होते हैं। कौन कौन से? x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। किसी भी समतल पर हमेशा दो अक्ष होते हैं, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को हम x मान लिए, चौड़ाई को क्या मान लिए? y। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण होते हैं उसको हम इस ग्राफ पर किस प्रकार से दर्शाते हैं। आप जानते हैं जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका जब आप ग्राफ पर निरूपण करेंगे तो हमेशा एक सीधी रेखा ही बनती है, अगर वो रैखिक समीकरण है तो देखिए, अगर दो समीकरण रहेंगे तो जो दोनों सरल रेखाएं या सीधी रेखाएं बनेंगी वो किस प्रकार से बन सकती हैं। हमारे पास तीन कंडीशन मिल सकती है। पहला कंडीशन ये है कि पहली रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे को काटती हुई निकल जाए ग्राफ पर, और दूसरा कंडीशन क्या है, यानी ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाए, यानी कहीं पर ये विभाजित ही ना करे, समांतर रेखाएं। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि जो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से, पहली रेखा हमारी ये है और जो दूसरी रेखा बनेगी वो भी इसी के ऊपर, दोनों रेखाएं समपाती, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी कंडीशन जो है नहीं बन सकती दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इन तीन कंडीशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है उसका कितना हल होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा, कि कोई हल होगा ही नहीं। तो देखिए हम किस प्रकार से उसको पता कर सकते हैं। देखिए, नियम ये होता है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसको अभी को हम बताए हैं कि आप उसका व्यापक रूप किस प्रकार से लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरे को लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप देखिए, दोनों के जो गुणांक होते हैं उसका हम अनुपात लेंगे और उसी से हमको पता चल जाएगा कि इस समीकरण के कितने हल होंगे, कोई हल होगा भी कि नहीं। तो आप देखेंगे, अगर a1/a2 दोनों के x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के अगर बराबर है, मतलब a1/a2 और b1/b2 अगर ये दोनों परस्पर एक दूसरे के बराबर हैं, तो उस दशा में ग्राफ पर जो दोनों रेखाएं बनती हैं वे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई निकल जाती हैं। तो देखिए, जब प्रतिच्छेदित करती हैं रेखाएं तो उस दशा में जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती हैं उसका जो निर्देशांक होता है वही इसका हल होता है, यानी कि इसका केवल एक ही हल होगा, x का और y का जो मान आएगा वो केवल एक ही होगा, ठीक है। तो इस दशा में केवल एक ही हल हमको मिलता है, इसके अलावा और कोई हल उसमें नहीं मिलता। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, देखेंगे, जब तीनों का अनुपात बराबर हो, a1/a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात, c1 और c2 का अनुपात, अगर तीनों का अनुपात बराबर हो जा रहा है, ठीक है, तो उस दशा में क्या होगा, जो रेखाएं ग्राफ पर जब आप बनाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे के समपाती होंगी, मतलब जहां पहली रेखा जाएगी उसी के ऊपर से हमारी दूसरी रेखा भी चली जाएगी। तो इस दशा में क्या होता है कि अनेक हल हमको मिलते हैं, x और y के अनेक मान हमको मिलते हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जब a1/a2 का अनुपात, b1/b2 का अनुपात तो बराबर होता है, लेकिन जो c1 और c2 का अनुपात है वो बराबर नहीं होता, ठीक। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस दशा में क्या होता है कि जो रेखाएं बनती हैं ग्राफ पर वो दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, ठीक, समांतर हो जाएंगी। इस तरह से किधर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि x अक्ष के पैरेलल हो या y अक्ष के, किसी भी तरह, मतलब वो समांतर ही जाती है। तो इस दशा में क्या होगा, जो x और y जो हमारे चर हैं उनके पास कोई हल ही नहीं होता, मतलब उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होती हैं जिसको हम चेक करके बता सकते हैं कि इस समीकरण के कितने हल होंगे, कोई हल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं
उसको हल करने की अनेक विधियां होती हैं। यहाँ पर हम कुछ विधियां आप लोगों को बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके बुक में दी गई है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ज्यामितीय विधि भी है, उसको हम पीछे आप लोगों को कुछ उसका बताए हैं, उसके बारे में आगे हम आप लोगों को उसके बारे में और बताएंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोग जान लीजिए। पहली विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि। जैसे हम आप लोग एक एग्जाम्पल लीजिए, तो आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे पहला जो हमारा रैखिक समीकरण है 2x + 3y = 4, 3x + 5y = 8, ठीक है। ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म मिल गए। प्रतिस्थापन में हम करते क्या है? एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे के पदों में हम निकालेंगे और जो मान आएगा वही उठा के दूसरे वाले में रख देते हैं। जैसे देखिए जो हमारा पहला समीकरण है 2x + 3y = 4, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे y के पद में, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3y का 75 करेंगे तो जाएगा 4 - 3y। यहाँ से x का मान कितना निकल गया? 4 - 3y / 2। तो ये जो x का मान निकल गया है यही उठाकर हम लाएंगे और जो हमारा दूसरा वाला रैखिक समीकरण है जहां पर x है यहाँ पर वही मान उठा के हम ला के रख देंगे। तो आप देखेंगे कि 3x है, मतलब 3 के साथ x का गुणा हुआ है, तो 3 के x की जगह यही मान हम रख देंगे, 4 - 3y / 2 और +5y है तो 5y = 8। अब इसको आप हल कर लीजिए। 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 - 3 × 3 = 9y और बटा देखिए नीचे नहीं गुणा होगा, /2, केवल इसका जो है अंश में ही गुणा होगा, क्योंकि इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। +5y = 8। अब हम क्या करेंगे? देखिए जो 5y है इसको आप /1 लिख लीजिए और इसको आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 2। तो देखिए 2 × 1 = 2, एक बार जाएगी भाग, ये पूरा उतर जाएगा, प्लस यहाँ से भाग देंगे 1 से 2 बार भाग जाएगी, 2 × 5 = 10y = 8। अब देखिए जो y वाले पद है इसको अब सॉल्व करिए आप। 10y - 9y, 10 में से 9 गया 1y, यानी यहाँ पर बचेगा 12 + y / 2 = 8। अब आप तिर्यक गुणा कर लीजिए 8/1 करके। 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 + y आएगा और 2 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया। अब आप क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे, 12 का 75 कर देंगे, ये हो जाएगा 16 - 12, यानी कि y = 16 में से 12 गया 4। तो y का मान हमको कितना मिल गया? 4। अब यही y का मान हम उठा के जो यहाँ x का मान आया था इसमें रख देंगे तो x का मान भी निकल जाएगा। तो x = 4 ऋण 3y, यानी 4 ऋण 3 गुणे y का मान आप रखेंगे 4/2। तो देखते हैं x बराबर ये हो जाएगा 4 ऋण 3 चौको 12। सबसे पहले हम गुणा करते हैं /2। तो x बराबर देखिए ऋण ज्यादा है तो ऋण में आएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8 और /2 कट गया। x बराबर कितना मिल गया? ऋण 4। तो इस तरह से दोनों मान आप निकाल सकते हैं। x बराबर ऋण 4 आ गया, y बराबर 4 आ गया, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि यही होती है कि आप एक चर का मान दूसरे के पदों में आप एक समीकरण से निकालेंगे, उसके बाद जो मान प्राप्त होगा वही मान उठा के आप दूसरे समीकरण में उस चर की जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से दोनों चर का मान निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ। अगली विधि क्या है? विलोपन विधि। देखिए विलोपन में हम करते क्या है? इसी वाले एग्जाम्पल को हम लोग विलोपन विधि से भी लगाएंगे, देखते हैं कि उत्तर उतना आता है कि नहीं। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? आप दोनों समीकरणों को देखिए और उसमें जो चर होते हैं x और y, ठीक है, ये जो चर है किसी एक के चर का मान दोनों समीकरणों में बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 2, यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 3, दोनों अलग अलग है। तो चाहे आप x के गुणांकों को बराबर कर लीजिए, चाहे y के गुणांकों को बराबर कर लीजिए, और बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 है, अगर हम पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर लें तो 3 दूना यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इस दूसरे वाले समीकरण में अगर आप 2 का गुणा कर लें तो 2 3 6 यहाँ पर हो जाएगा। तो आप गुणा कर लीजिए, ठीक। पहले समीकरण में आप गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x + 3 × 9y = 3 चौको 12। और ऐसा मत करिएगा कि 3 का गुणा केवल हम 2x में करें, बाकी ये दोनों छोड़ दें। अगर आप ये दोनों छोड़ देंगे तुरंत गलत हो जाएगा। जब भी हम गुणा करते हैं तो पूरे समीकरण में ही गुणा होगा। दूसरे वाले समीकरण को आप गुणा करके देखेंगे तो 2 3 6x और +2 5 10y = 2 8 16, ठीक। दोनों में अब x का गुणांक बराबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर दोनों का चिन्ह भी बराबर है, ठीक है, दोनों में आप देख रहे हैं इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, अगर दोनों का चिन्ह बराबर है तो उस दशा में हम घटा देते हैं।
अगर दोनों में चिन्ह अलग अलग है, प्लस माइनस है, तो उस दशा में हम जोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों में चिन्ह जो बराबर है तो हम घटा देंगे, घटाने में चिन्ह जो है बदल जाता है। इसको लिखिए समीकरण 3, इसको 4, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 को घटाने पर। तो आप घटा लीजिए, इधर 6x प्लस 9y बराबर 12, 6x प्लस 10y बराबर 16। घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं सबके। ये देखिए प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया। अब इधर देखेंगे माइनस 10y और प्लस 9y, यहाँ आपको क्या मिलेगा, माइनस ज्यादा है तो माइनस 10 में से आप 9 घटाएंगे तो 1 बच गया, यानी माइनस y। और बराबर यहाँ देखिए ये माइनस 16 है और इधर 12 है, तो आप 16 में से 12 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 4। ठीक है, क्योंकि ये देखिए माइनस है तो माइनस नहीं रहेगा, माइनस जब ज्यादा रहता है तो माइनस उतार लेते हैं। अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल होके हमको क्या मिला, y इक्वल टू 4। आप देखिए y का मान हमको मिल गया 4। अब यही y का मान चाहे आप पहले समीकरण में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे किसी में भी आप रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। मान लीजिए हम तीसरे वाले में रख रहे हैं, समीकरण नंबर 3 में y बराबर 4 रखने पर रखेंगे। तीसरा हमारा समीकरण है 6x प्लस 9y बराबर 12, y बराबर 4 रखेंगे तो जाएगा 6x प्लस 9 गुणे 4 बराबर 12, या 6x प्लस 9 चौक 36 बराबर 12। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 36 का पक्षांतर करेंगे तो 12 माइनस 36 हो जाएगा, या 6x बराबर 36 में से आप 12 घटा, अगर 36 ज्यादा है तो 36 में से हम 12 घटाएंगे आएगा 24, लेकिन ये माइनस में तो माइनस में ही आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, x बराबर इधर 6 का गुणा हुआ है, इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 24/6 कट के क्या आ जाएगा, 6 चौक 24 माइनस 4। तो देखिए x की वैल्यू क्या मिल गई, -4, और y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 4। तो जब आप प्रतिस्थापन से लगाए थे तब भी यही मान आया था, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। तो विलोपन में हम इसी तरह करते हैं, किसी एक चर के गुणांकों का मान हम दोनों समीकरणों में बराबर करेंगे, उसके बाद चिन्ह के अनुसार देखेंगे, अगर बराबर रहेगा तब तो हम उसको घटा देंगे, अगर दोनों का चिन्ह जो है अलग अलग है तो उस दशा में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगली जो हमारी विधि है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की, वो है वज्र गुणन विधि। देखिए वज्र गुणन विधि से लगाने के लिए आप लोगों को एक फार्मूला जो है याद होना चाहिए, और वो फार्मूला याद करने से बढ़िया है आप लोग फार्मूले को बना लीजिए। आप एक तरफ लिखिए जो हमारा पहला चर है x, एक तरफ लिखिए y, और एक तरफ अचर को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, x के दोनों सिरे पर क्या क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे b1, इधर b2। ठीक, आगे बढ़ेंगे लिखेंगे c1 और इधर c2, फिर हम क्या लिखेंगे a1 a2, फिर एक की इधर हम क्या लिखेंगे b1 b2। ठीक है, अब हम करते क्या है, b1 का c2 में गुणा करेंगे, b2 का c1 में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन यही होता है, हम इस तरह से तिर्यक गुणा करेंगे। अब देखिए सूत्र बनता किस प्रकार से है, हम लिखेंगे x है, ठीक है, ये पूरा हमारा x वाला कॉलम है, ये पूरा y वाला कॉलम है, और ये पूरा हमारा अचर पद यानी 1 वाला कॉलम है। तो हम इसको लिखेंगे किस प्रकार से, लिखेंगे यहाँ x है तो x अपान b1 c2 और माइनस कर देंगे b2 c1। ठीक, ये हमारा जो है पहला फ्रैक्शन बन गया, और इक्वल टू जो हमारा दूसरा कॉलम है y का, तो y अपान c1 a2, c1 का किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, a2, c1 a2, फिर माइनस लगाएंगे c2 a1, फिर इक्वल टू ये जो अचर पद वाला हमारा कॉलम है तो इसको हम कर देंगे 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए ये इसको याद करना है अगर आप लोगों को, तो आप यहाँ से शुरू करिए, b1 से शुरू करिए, b1 पर ही खत्म करना है, b1 b2 c1 c2 a1 a2, उसके बाद b1 b2, इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x वाला जो सेक्शन बनता है x के नीचे आप माइनस करके लिख दीजिए, y वाले सेक्शन को y के नीचे, और जो अचर पद वाला सेक्शन है उसको 1 के नीचे। ठीक, अब ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसी पे हम मान रखेंगे, और मान देखिए किस प्रकार से रखेंगे, मान रखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से मान अलग निकाल के रख लीजिए। देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको इसके व्यापक रूप में लिख लीजिए। जो हमारा पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 4, इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, 4 का पक्षांतर कर लिए।
और जो दूसरा वाला समीकरण है इसको हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 5y ऋण 8 बराबर 0। ठीक, अब देखिए a1 का मान हमको क्या मिला, a1 x का गुणांक है इधर 2, और a2 क्या मिला, दूसरे का है 3, b1 क्या मिल गया 3, और b2 क्या मिल गया 5, c1 क्या मिला -4 और c2 क्या मिला -8। अब इसी के नीचे हम मान जो है रखते चले जाएंगे। तो देखिए x अपान b1 c2, b1 क्या है 3 और c2 क्या है ऋण 8, तो 3 का हम ऋण 8 में गुणा करेंगे तो 8 3 24 यानी -24, माइनस है माइनस लगाएंगे। b2 c1, b2 और c1 5 का ऋण 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौक को 20, -20 होगा, तो -20 देखिए यहाँ -20 होगा, लेकिन पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +20। ठीक, इक्वल करेंगे y अपान c1 a2 है, c1 देखिए कहाँ है ऋण 4 और a2 है 3, ऋण 4 का 3 में गुणा करेंगे ऋण 12 और ऋण c1 c2 a1, c2 हमारा ऋण 8, a1 है 2, तो ऋण 8 का 2 में गुणा करेंगे तो ऋण 16। देखिए ऋण 16 है तो ऋण और ऋण का गुणा होकर ये क्या हो जाएगा धन 16, फिर बराबर 1 अपान a1 b2, a1 का b2 के साथ गुणा 2 बच्चे 10 माइनस a2 b1 यानी 3 3 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x अपान ऋण 24 धन 20, ऋण ज्यादा है तो ये ऋण में आएगा, 24 में से 20 घटाएंगे 4, तो x अपान ऋण 4 और इक्वल टू y अपान, यहाँ देखिए +16 है और -12 आएगा +4, और इधर 1 अपान 10 - 9 यानी क्या आएगा 10 में से आप 9 घटा देंगे तो 1 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो x वाला कॉलम है इसके बराबर हम 1/1 कर लेंगे, जो अचर वाला पद था एक बार इसके बराबर हम 1/1 कर लेंगे, और एक बार क्या करेंगे y वाले को हम क्या करेंगे 1 के बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इधर देख लीजिए यहां से ये देखिए हो जाएगा, एक बार x अपान जो ऋण 4 है इसको हम किसके इक्वल करेंगे 1/1 के, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिए तो x × 1 यानी x आएगा, और ऋण 4 × 1 यानी कि क्या आएगा ऋण 4 आ जाएगा। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे y/4 जो है इसको हम किसके इक्वल करेंगे 1/1 के, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y = क्या मिल गया 4। तो यहाँ देखिए दोनों मान निकल गए, हमने इसको प्रतिस्थापन से लगाया तब भी 4 और -4 आंसर आया था, विलोपन से लगाया तब भी 4 और -4 आया था, और वज्र गुणन विधि से आपको लगा के दिखाया तब भी मान कितना आया 4 और -4। ठीक है, तो आप रैखिक समीकरणों को जो उसके युग्म होते हैं उसको आप इन तीनों विधियों में से आप किसी भी विधि से लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरी विधि से लगा दिए तो उत्तर दूसरा आ जाएगा, आप किसी विधि से लगाएंगे उत्तर आपका वही आएगा। ठीक है, तो अब हमारे समझ से आप लोग इसको पूरा अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें आप लोग जो हमारी एक्सरसाइज है इसकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज 3.1 उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हम आप लोगों को उसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।